वेलकम बैक टू एजेनाचल डेली करंट अफेयर सीरीज एंड आज हम डिस्कस करेंगे 26 एंड 27 ऑफ सितंबर के सभी इंपॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यहाँ पर हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इज हेल्ड every year on which day? And here the correct answer is option C. 26th of September को हर साल इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों इसी दिन ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है? देखिए, 2013 में पहली बार यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया कि हम 26 सितंबर को इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट करेंगे टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स के लिए। साथ ही साथ इसे न्यूक्लियर एबॉलिशन डे भी माना जाता है, क्योंकि ये वो समय है जब काफी सारी न्यूक्लियर पावर्स एमर्ज हो रही थी वर्ल्ड में, जिनकी वजह से पीस को खतरे में लाने का बहुत ज्यादा डेंजर यहाँ पर नजर आ रहा था कि हमारी जो शांति है, वैश्विक शांति है, वो खतरे में आ सकती है। मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या था? ताकि न्यूक्लियर वेपन्स का टोटल एलिमिनेशन किया जाए, यानी कि जब तक वो किसी एनर्जी रिसोर्सेस में यूज ना हो तब तक हम न्यूक्लियर वेपन्स को यूज ना करें किसी दूसरे देश पर हमला करने के लिए। साथ ही साथ पब्लिक अवेयरनेस फैलानी थी, एजुकेशन साथ ही साथ लोगों को देना था कि भाई ह्यूमैनिटी पे विश्वास रखिए, मानवता पे विश्वास रखिए, लड़ाई झगड़े में कुछ भी नहीं रखा है, राइट। तो न्यूक्लियर वेपन्स को एलिमिनेट करने के लिए बेसिकली ये टारगेट रखा गया था। Achieving global nuclear disarmament is one of the oldest goals of United Nations. तो United Nations का काम ही है कि ग्लोबली पीस को मेंटेन करके रखना। तो काफी समय से उसका मेन गोल यही रहा है कि लोग शांति से रहें, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट रहे, क्योंकि न्यूक्लियर पावर जितनी ज्यादा बढ़ेगी वर्ल्ड वॉर थर्ड का खतरा भी उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। और पहले के समय में जो वॉर्स हुए भी है उस समय वेपन्स उतने ज्यादा नहीं थे तो उतनी तबाही नहीं हुई, लेकिन आज के समय में जिस तरीके से साइंस आगे बढ़ा है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हुए हैं, अगर न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट नहीं किया जाता है तो ऐसे में एक छोटा सा वेपन बहुत ही ज्यादा अमाउंट में लाइव्स और प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इसे मेंटेन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का रेजोल्यूशन है जिसकी वजह से ये दिन एस्टेब्लिश किया गया था और डिसाइड किया गया हर साल 26 सितंबर को हम सेलिब्रेट करेंगे, और कंटिन्यूअसली 2014 से हम सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। 2013 में ये बात कही गई थी, राइट। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। न्यूक्लियर वेपन्स को बैन करने के लिए कुछ ट्रीटी भी साइन की गई है, जिनमें से इंपॉर्टेंट है ट्रीटी ऑन द नॉन प्लॉरिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स यानी कि एनपीटी, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी सीटीबीटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कमेंट सेक्शन में आपको सीटीबीटी के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है आपको बताना है, साथ ही साथ कब ये साइन की गई थी ये भी बताना है। अगर आपको नहीं पता है तो इसके बारे में आपको पढ़ना है, ये आपका होमवर्क है। तो सीटीबीटी और साथ ही साथ न्यू स्टार्ट ट्रीटी, ये तीनों ट्रीटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यू स्टार्ट ट्रीटी को साइन किया गया था यूएसए और रशियन फेडरेशन के बीच में, क्योंकि ये दो ऐसे कंट्रीज है जो मेजर न्यूक्लियर पावर्स में से आते हैं। स्पेशली रशिया की जब हम बात करें तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स यहाँ पर बनाए जाते हैं, राइट। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने एनपीटी और सीटीबीटी को साइन नहीं किया है, फिर भी इंडिया ये कहता है कि हम पहले अटैक नहीं करेंगे। इंडिया का अपना एक एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब तक कोई देश हम पे हमला नहीं करेगा तब तक हम आगे जाकर उस पर कोई भी अटैक करने वाले नहीं है। लेकिन इंडिया ने ऑफिशियली एनपीटी और सीटीबीटी को साइन नहीं किया है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसके बारे में हर एक पॉइंट आप नोट करके रखिएगा विथ रेफरेंस टू इंडिया ऑल्सो, राइट। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाउ मच अमाउंट हैज बीन एलोकेटेड टू द न्यू स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मेडिकल डिवाइस पार्क्स नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट? एंड हियर द आंसर इज रुपीज 400 करोड़। स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मेडिकल डिवाइस पार्ट्स, इसके लिए 400 करोड़ रुपीस का अमाउंट एलोकेट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। ये जो स्कीम है ये 5 साल के लिए लॉन्च की गई है, 2020-21 से लेकर
2024-25 तक ये चलने वाली है। तो आपसे टेन्योर भी पूछा जा सकता है कि भाई ये जो स्कीम है, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मेडिकल डिवाइस पार्क्स, ये कब तक चलने वाली है? 24 से 25 तक, राइट? स्टार्ट कब हुई? 2021 में। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। WHO has notified revision in its air quality guidelines for particulate matter 2.5 and particulate matter 10 pollutants. The year-long exposure level of PM 2.5 pollutant has been reduced to how much micrograms per cubic meter? कितने क्यूबिक मीटर की कमी आई है PM 2.5 पॉल्यूटेंट के एक्सपोजर में? तो इसका आंसर है 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, राइट? तो यहां पर आप देखिएगा हमारे जो पर्टिकुलेट मैटर्स हमारे एनवायरमेंट में होते हैं वो काफी छोटे साइज के होते हैं। अगर आप पॉल्यूशन की बात करते हैं तो आपको डस्ट नजर आती है, बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक्स है, ये सारी चीजें आपको नजर आती हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि पॉल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं पार्टिकुलेट मैटर्स, जो कि इतने ज्यादा बारीक, इतने ज्यादा माइक्रो साइज में होते हैं, नैनो साइज में होते हैं कि हमें नजर नहीं आते हैं और हमारे अंदर बहुत ही आसानी से एंटर हो जाते हैं जब हम ब्रीथिंग प्रोसेस के थ्रू या फिर पानी के साथ या फिर हम किसी भी ऐसे पॉल्यूटेड एयर के कांटेक्ट में आते हैं। तो अब अगर कोई इतनी छोटी चीज है जो हमारे ब्रीथिंग प्रोसेस के थ्रू हमारे अंदर एंटर हो रही है, तो उस समय आप समझ सकते हैं कि वो आपके लंग्स को या दूसरे ऑर्गन्स को कितना ज्यादा इफेक्ट कर सकती है। तो ये फर्स्ट रिवीजन है ग्लोबल एयर क्वालिटी में। WHO ने 2005 में बताया था कि कितने क्वांटिटी में पार्टिकुलेट मैटर्स हैं, और 2005 के बाद अब रिवाइज्ड एडिशन आया है कि भाई पार्टिकुलेट मैटर 2.5 में 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब की गिरावट आई है, लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि पॉल्यूशन का लेवल इस लेवल पे पहुंच चुका है कि उसे इतनी आसानी से कम करना मुमकिन नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, आपने अगर कभी अपने हेयर्स को देखा हो तो हमारे एक बाल का साइज कितना छोटा सा होता है, हम अपने एक बाल को इवन पकड़ भी नहीं पाते हैं, अलग भी नहीं कर पाते हैं, अलग अलग रेशे उसके हमें नजर आते हैं। तो सोचिए जब हमारे ह्यूमन हेयर का डायामीटर 50 से 70 माइक्रोन्स तक होता है, तो पार्टिकुलेट मैटर तो 2.5 माइक्रोन से भी छोटे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने ज्यादा माइक्रो इनका साइज होता है, नैनो इनका साइज होता है। साथ ही साथ अगर हम PM 10 की बात करते हैं, पार्टिकुलेट मैटर 10, तो इनका जो साइज है ग्रेटर देन 10 माइक्रोन्स होता है, राइट? और PM 2.5 का ग्रेटर देन 2.5 माइक्रोन्स होता है, राइट? तो यहाँ पर आपको ये दोनों साइज याद रखने हैं। साइज आप इजीली याद रख सकते हैं। PM 2.5 में आपको 2.5 ही लिखा हुआ है, PM 10 में आपको 10 माइक्रोन ही लिखा गया है। तो इनका डायमीटर इतना छोटा होता है, इसीलिए काफी छोटे छोटे से ये होते हैं और इजीली हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, द वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन विच डे? एंड हियर द आंसर इज ऑप्शन सी, 25 ऑफ सितंबर को हर साल वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है, right? To encourage activities that promote and advocate for the role of the pharmacist in improving health in every corner of the world, ताकि जो फार्मासिस्ट को लेकर लोगों का रोल है फार्मेसीज में, फील्ड में लोगों का जो रोल होता है वो इम्प्रूव हो सके, उन्हें प्रमोट किया जा सके। और अगर आप किसी चीज को प्रमोट करते हो, एनकरेज करते हो, तो लोगों का अपने कार्य के प्रति इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है। इस साल की जो थीम है वो है फार्मेसी ऑलवेज ट्रस्टेड फॉर योर हेल्थ। काफी ज्यादा ट्रस्टेड फील्ड होती है ये। आप सोचिए अगर एक दवाई आपको गलत दे दी जाए तो आपकी क्या हालत हो सकती है, आपकी जान पर भी रिस्क हो सकता है। तो उन्हें हम जितना ज्यादा प्रमोट करेंगे, एडवोकेट करेंगे, जितना ज्यादा एनकरेज करेंगे, उतना ज्यादा बेटर रिजल्ट्स हमें नजर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, which city has been named as a venue for FIH Hockey Men's Junior World Cup 2021? And the answer is option D, भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा की कैपिटल है। इसे चुना गया है FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2021 के लिए, जो कि होगा नवंबर 24 से दिसंबर 5 तक। So let's move towards the next question. The first ever bronze statue of Bitcoin's anonymous creator Satoshi Nakamoto has been unveiled in which city? And the answer is option C, Budapest.
तो बुडापेस्ट जो कि यूरोप की एक कंट्री है, यहाँ पर बिटकॉइन की एनोनिमस क्रिएटर जो कि सतोशी नाकामोटो है, इनकी ब्रॉन्ज स्टैचू को अनवील किया गया है। अब यहाँ पर बुडापेस्ट जो है वो सिटी है, हंगरी की कैपिटल है, राइट। तो हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट, यहाँ पर ये ब्रॉन्ज स्टैचू बनाई है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है कि बिटकॉइन के क्रिएटर कौन है, आपसे क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है। बिटकॉइन के क्रिएटर है सतोशी नाकामोटो, राइट। बिटकॉइन क्या है, ये क्रिप्टो करेंसी है और सबसे ज्यादा यूज होने वाली क्रिप्टो करेंसी है, साथ ही साथ पहली क्रिप्टो करेंसी है, राइट। बढ़ते हैं आगे। द अंत्योदय दिवस इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे इन इंडिया, एंड हियर द आंसर इज ऑप्शन ए। सितंबर 25 को अंत्योदय दिवस ऑब्जर्व किया जाता है, किस लिए? इसी दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती होती है, बर्थ एनिवर्सरी होती है, उसी दिन को डिनोट किया गया एज अंत्योदय दिवस। अब साथ ही साथ यहाँ पे जान लेते हैं कि अंत्योदय अन्न योजना क्या है। अंत्योदय अन्न योजना टीपीडीएस को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए बनाई गई थी। टीपीडीएस क्या है? टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। रिमेंबर, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आप सभी समझते हैं, जो हमारे आसपास राशन की दुकानें होती है, जो कि टारगेट करती हैं ऐसे लोगों तक सस्ते कम दामों में राशन पहुंचाना जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, राइट। ये सभी का अधिकार होता है। अब टारगेटेड वर्ड क्यों जोड़ा गया? अंत्योदय अन्न योजना में बेसिकली ऐसी पॉपुलेशन को टारगेट किया गया जो कि बहुत ही ज्यादा पुअरेस्ट सेगमेंट्स में है, बीपीएल पॉपुलेशन के, राइट। तो अब हंगर को रिड्यूस करने के लिए बेसिकली टारगेट किया गया है, क्योंकि जब नेशनल सैंपल सर्वे किया गया तो एक फैक्ट सामने आया, अबाउट 5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन द कंट्री स्लीप्स विदाउट 2 स्क्वायर मील्स अ डे, जो कि ह्यूमन बींग्स का राइट होता है कि भाई एवरी पर्सन का अधिकार है कि उसे 2 वक्त का खाना मिल सके इजीली। अगर ऐसा नहीं होता है तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है, क्यों? क्योंकि भाई हमारा भारत जो है वेलफेयर स्टेट की पॉलिसी अपना के रखता है। वेलफेयर स्टेट में हर एक अंतिम व्यक्ति को भी अपने अधिकार मिलना चाहिए, नेसेसरी प्रोडक्ट्स मिलना चाहिए, राइट। और रोटी कपड़ा मकान, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो फूड और शेल्टर, इसको ही हम बेसिक नीड्स में रखते हैं। तो यहाँ पर टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम में ऐसे सेगमेंट्स को टारगेट किया गया है, पहले प्राथमिकता दी गई है, प्रायोरिटी दी गई है, जिन्हें बहुत ज्यादा जरूरत है और जो बहुत ज्यादा पुअरेस्ट सेगमेंट से बिलोंग करते हैं। अंत्योदय अन्न योजना कब लॉन्च की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, आप लोग बिल्कुल नोट करके रखिएगा इसको। अंत्योदय अन्न योजना लॉन्च की गई थी दिसंबर 2000 में फॉर 1 करोड़ पुअरेस्ट ऑफ द पुअर फैमिलीज, राइट। तो डेट याद रखिएगा। सितंबर 2013 में पार्लियामेंट ने नेशनल फूड सिक्योरिटी पॉलिसी को इनेक्ट किया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेशनल फूड सिक्योरिटी पॉलिसी के अंतर्गत हम पहले से ये इंश्योर करके रखते हैं कि हमारे देश में कोई भी आपदा आ जाए, गवर्नमेंट का ये कर्तव्य बनता है कि वो पहले से फूड को प्रोक्योर करके रखे, स्टॉक करके रखे, ताकि कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट ना हो कि भाई फूड नहीं है, मार्केट में कोई अनाज नहीं मिल पा रहा है, कोई ग्रेन्स अवेलेबल नहीं है, राइट। तो 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी पॉलिसी इनेक्ट की गई थी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नोवेल टाइटल जंगलनामा हैज बीन रिलीज्ड इन ऑडियो बुक फॉर्म, हु इज द ऑथर ऑफ द नोवेल? एंड द आंसर इज ऑप्शन ए, अमिताभ घोष जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं अमिताभ घोष जी के द्वारा लिखी गई है ये नॉवल जंगलनामा, राइट। तो ऑडियो बुक के फॉर्म में से लॉन्च किया गया है और इसको जिन्होंने वॉइस दी है वो है यूएस बेस्ड अली सेठी, राइट। Next question, world's highest electric vehicle charging station has been inaugurated in which state? And the answer is option D, हिमाचल प्रदेश। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, जब भी हम हाईएस्ट थिएटर या हाईएस्ट चीज की बात करते हैं तो हमारा फर्स्ट जो माइंड में क्लिक होता है वो होता है लेह, लेकिन ये लेह में नहीं है। हाईएस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है काजा विलेज ऑफ लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। लाहौल स्पीति काफी फेमस है वैलीज के लिए भी, राइट। सितंबर 23 को इसका इनॉग्रेशन किया गया हाईएस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का, जो कि 500 फीट की हाइट पर बनाया गया है, ये देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द बुक टाइटल द लॉन्ग गेम
How the Chinese negotiate with India has been written by which author? And the answer is option B, विजय गोखले जी. इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है, द लॉन्ग गेम, हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया. राइट. ये इन्होंने ये बुक इसलिए लिखी है क्योंकि ये फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया रह चुके हैं एंड एम्बेसडर टू चाइना. तो इनके साथ काफी सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जिसके थ्रू ये बता सकते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में किस तरीके से नेगोशिएशंस किए गए हैं. Next question, when is the World Environment Health Day observed globally? The World Environmental Health Day काफी important day है ये, और ये मनाया जाता है हर साल 26th of September को. इस साल जो थीम थी वो है प्रायोरिटाइजिंग एनवायरमेंटल हेल्थ फॉर हेल्थियर कम्युनिटीज इन ग्लोबल रिकवरी. जैसा कि हमने बात की पिछले कुछ मंथ्स में, ज्यादातर जो एनवायरमेंट को लेकर थीम्स रखी गई हैं वो रीस्टोरेशन पे फोकस कर रही है. यानी कि हमारी जो लैंड डिग्रेड हो गई है उसे रीस्टोर करना है, जो पॉल्यूशन का लेवल बढ़ गया है उसे रीस्टोर करना है. कुछ ऐसे हमें स्टेप्स लेकर आनी है कि हमने पिछले कुछ सालों में जो भी नुकसान, जो भी हार्म पहुंचाया है एनवायरमेंट को, उसे हम रिकवर कर सके, रिस्टोर कर सके. ठीक है. तो यहाँ पर वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे की जो थीम है वो है प्रायोरिटाइजिंग एनवायरमेंटल हेल्थ फॉर हेल्थियर कम्युनिटीज इन ग्लोबल रिकवरी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट इन पर्सन मीटिंग ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग वाज हेल्ड एट वॉशिंगटन डीसी. The Quad comprises of 4 Indo-Pacific nations including India, US, Japan and. तो आपको क्वेड के जो 4 कंट्रीज है, क्वेड का मतलब होता है 4, जैसे क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होती है ना, उसी तरीके से क्वेड यहाँ पर नाम रखा गया है क्योंकि ये 4 कंट्रीज का ग्रुप है, जिनमें से 3 यहाँ पर दिए हुए हैं, इंडिया, यूएस और जापान. तो चौथा कौन है? चौथा है हमारा ऑस्ट्रेलिया. राइट. तो फर्स्ट इन पर्सन मीटिंग क्वेड सिक्योरिटी डायलॉग की हुई 24 सितंबर को वॉशिंगटन डीसी व्हाइट हाउस में, और इसमें इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान सभी के प्रतिनिधि ने पार्ट लिया. Next question, and it is the last question. Kamla Bhasin, who has passed away recently, was a well-known author and poet besides being. ये author है, poet है, इसके साथ साथ क्या है? ये थी women's right activist. women rights को लेकर काफी अच्छा काम किया है इन्होंने. women's right activist में काफी इज्जत के साथ, काफी सम्मान के साथ इनका नाम लिया जाता है. तो आपको याद रखना है कमला भसीन का संबंध किस फील्ड से है. इन्हें कैंसर था और 75 इयर्स की एज में इनकी डेथ हो गई है. कई सारे पर्सनालिटीज ऐसे होते हैं कि अगर उन पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी आता है तो आपके सामने जब ऑप्शंस आएंगे तो आपको पता होना चाहिए एलिमिनेशन में कि भाई इनको हमने इस फील्ड में पढ़ा था, इनको हमने इस फील्ड में पढ़ा था. इसलिए हम बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर करते हैं. स्पेशली वनडे एग्जाम की जब हम बात करें तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं. राइट. तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या नहीं है. हम जो भी चीजें यहाँ पे डिस्कस करते हैं उनमें से 95% एग्जाम ओरिएंटेड ही होती है. सो आप लोग लिस्ट बना के रखिएगा जो भी इंपॉर्टेंट चीज है. जैसे कि आज हमने सबसे पहले बात की थी न्यूक्लियर वेपन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की, CTBT, NPT. ये आपको अलग से नोट्स में लिखकर रखना है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है. राइट. So this is all for today. Thank you so much guys and stay connected with Edge Himachal.